नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। 25 जून आजाद भारत के इतिहास में यह तारीख सबसे खास जगह रखती है। 40 साल पहले 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विशाल रैली में इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अपने चुनाव को निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से बिफरी इंदिरा ने जेपी की रैली के बाद आधी रात को देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया। आपातकाल देश में 21 महीने लगा रहा, लेकिन जुल्म का दौर बीच के करीब 19 महीने चला। उस दौर को झेलने के बाद ही देश ने पहली बार यह जाना कि लोकतंत्र में आजादी कितनी कीमती है। इस कीमत को समझने के लिए आइए आपको दिखाते हैं आपातकाल के वो 19 महीने। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी आज के आजादी के माहौल में खुलकर विचार रखती है, सरकार की आलोचना भी करती है। लेकिन सोचिए, अगर नौजवानों को फेसबुक की हर पोस्ट पहले सरकार को भेजनी पड़े और सरकार जो चाहे वही फेसबुक पर दिखे तो क्या होगा? अगर ट्विटर, व्हाट्सएप के मैसेज पर लग जाए सेंसर, टेलीविजन पर वही दिखे, अखबार में वही छपे जो सरकार चाहे, यानी लग जाए सेंसर, बोलने, लिखने, सुनने की आजादी पर लग जाए सेंसर, तो क्या होगा? आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती तब क्या होगा। लेकिन जिन लोगों ने 40 साल पहले आपातकाल का दौर देखा है, वो जानते हैं तब क्या होगा। जी हां, 40 साल पहले जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था तो जुल्म का ऐसा ही दौर चला था। सवाल यह है कि 40 साल पहले देश में क्या हुआ कि आपातकाल की जरूरत पड़ गई। वो आपातकाल जो आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। सरकार को न माने, सरकार को उखाड़ फेंकने में सहयोग करे, जब इस तरह के वक्तव्य और ऐसे वातावरण बनने लगे तो ये बगावत, संविधान की उस व्यवस्था के प्रति बगावत के स्वर थे और बगावत के उन स्वरों को गंभीरता से लेना उस समय के नेतृत्व ने उचित समझा। आपातकाल का वो दौर इतना भयानक था कि कांग्रेस भी अब उसे भूल मानती है, लेकिन उस वक्त की बगावत जैसे हालात की दुहाई भी दी जाती है। मगर क्या देश में सचमुच बगावत के हालात बन रहे थे? सच यह है कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई दर 20 गुना बढ़ गई थी। गुजरात और बिहार में शुरू हुए छात्र आंदोलन से उद्वेलित जनता सड़कों पर उतर आई थी। उनका नेतृत्व कर रहा था 70 साल का एक बूढ़ा, जिसने इंदिरा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। धर्मवीर भारती ने यह क्रांतिकारी पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के लिए लिखी थी, उस लोकनायक के लिए जिन्होंने आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। एक ऐसे आंदोलन की नींव पड़ी जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। जयप्रकाश नारायण से लोकनायक बन गए। जिस रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, उस रात से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल रैली हुई। वो तारीख थी 25 जून 1975। इस रैली में इसी मंच से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कहा था, मित्रों, यह केवल सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं, यह संपूर्ण क्रांति का आगाज है। इसी मंच से जेपी ने देश में भूचाल ला दिया, एक ऐसा भूचाल जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई देने लगी, जिस गूंज से दिल्ली की तख्त हिलने लगी और अंततः देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। डेमोक्रेसी को जो है जेल में बंद किया गया, एकदम दिल्ली में सन्नाटा छा गया। कहीं पर दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। वजह लोग थरथराना जिसको कहते हैं, कहीं शॉक लग गया और रात में सब जितने बड़े लीडर थे सब गिरफ्तार कर लिए गए। इंदिरा 12 जून 1975 को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से पहले ही बेचैन थीं।
जिसमें रायबरेली से उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें आधी राहत मिली थी। आखिरकार उन्होंने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर धारा 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लगाने का फैसला किया। ये फैसला हुआ कि कुछ कठोर कदम उठाया जाना चाहिए और उस कठोर कदम में क्या कदम उठाया जाए इसके बारे में विचार विमर्श के बारे में सबसे आगे सिद्धार्थ शंकर रे थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रधानमंत्री को बताया कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में ये संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन सच इंदिरा की घोषणा से ठीक उल्टा था। देश भर में हो रही गिरफ्तारियों के साथ आतंक का दौर पिछली रात से ही शुरू हो गया था। रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर देश में न पहुंचे, इसलिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। नामों पर बार बार इंदिरा गांधी से सलाह मशविरा किया जा रहा था। 26 जून की सुबह जब इंदिरा सोने गईं, तब तक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई समेत तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। तो जयप्रकाश जी जीतने के बाद जब वो पूरे देश में आंदोलन को फैलाए, तब मैं उनके साथ रहता था, सब जगह जाता था। मगर ये तो अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि जुल्म का दौर अभी शुरू ही होने वाला था, जिसने अगले 19 महीने तक देश को दहलाए रखा। आपातकाल वो दौर था जब सत्ता ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की सबसे निरंकुश कोशिश की। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती है। आपातकाल का मतलब था इंदिरा जब चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। सरकार का विरोध करने पर दमनकारी कानून मीसा और DIR के तहत देश में 1,11,000 लोग जेल में ठूस दिए गए। खुद जेपी की किडनी कैद के दौरान खराब हो गई। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। इन दीवारों के पीछे कभी अपराधियों को रखा जाता था, पर एक दौर ऐसा भी आया जब राजनीतिक बंदियों से यहाँ की कोठरियां खचाखच भर गई। देश के जितने भी बड़े नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे। एक तरह से राजनीतिक पाठशाला बन गई ये जेलें, खासकर युवा नेताओं के लिए, जिन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला बड़े नेताओं के साथ जेल में। लालू, नीतीश और सुशील मोदी जैसे बिहार के नेताओं ने इसी पाठशाला में अपनी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पढ़ाई की। एक तरफ नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी, दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की चौकड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। जिसने भी इनकार किया उसके लिए जेल के दरवाजे खुले थे। मैं जेल से वापस आया तो जेल से बात करने को तैयार नहीं था। मतलब आपस में ऐसे बैठे बात करो तो करो, लेकिन कोई बात गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं, चुपचाप। तो सुप्रीम कोर्ट तक इतना डर था। बेग का तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस जो बेग था वो तो खैर मिसेस गांधी का ही था, अपॉइंटी तो उसकी है, लेकिन दूसरे भी हो गए। जी हां, सच यह है कि मीडिया ही नहीं न्यायपालिका भी डर गई थी। दरअसल जबलपुर के ADM ने अपने आदेश में कहा था कि आपातकाल में संविधान के आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। यहां तक कहा गया कि किसी निर्दोष को गोली भी मार दी जाए तो भी अपील नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार भी खत्म हो चुके हैं। लिहाजा जुल्म की इंतहा ही हो गई। हमारे दोस्त जवाहर मिश्र वाराणसी प्रचारक था, उस पर कुत्ते छोड़े गए थे। बरेली वीरेंद्र अटल अभी भी है वो, उसके नाखून उखाड़ लिए गए थे। डॉक्टर रघुवंश हिंदी के प्राध्यापक, वैसे ही हाथ कमज़ोर था, उनको हाथों पर ही मारा गया था। ओम प्रकाश कोहली दिल्ली के प्रोफेसर, उनको एक पैर ठीक नहीं था,
खड़ा ही खड़ा उनको रखा गया था। एक तरफ जुल्म हो रहा था, दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें शामिल था वयस्क शिक्षा, दहेज प्रथा का खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन, जाति प्रथा उन्मूलन। कहते हैं सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। लेकिन जिस तरह से संभवतः युवा कांग्रेसियों ने और प्रशासन तंत्र ने बाद में जिस तरह उसका फिर दुरुपयोग करना शुरू किया और जो जबरदस्ती करने के उदाहरण आने लगे जगह जगह कोटा पूरा करने के लिए, वो कुल मिलाकर के उसमें एक आक्रोश पैदा हुआ। कहते हैं 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो यह भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी करा देते थे। नसबंदी का विषय तो था ही, जिसमें भी पलवल के गांव का एक उदाहरण मिला है। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण थे। और उस समय जिनकी चलती थी, वे लोग कोई बहुत अच्छे साफ सुथरे राजनीतिक चरित्र के लोग भी कहाँ थे। वो उसको कहा कि उस कलेक्टर को जिसने एक दिन में 20 लोगों की नसबंदी की, उसको मैंने एक मोटर गाड़ी दूंगा। तो कलेक्टर लोगों ने क्या किया, उन्होंने मोहल्ला में ट्रक भेजा, 20 लोगों को पकड़ के लाए, बड़ा भले बच्चे हो या बूढ़े हो, उन सब का नसबंदी कराया। आपातकाल में विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध करने वाले ही निशाना नहीं बने। ब्रेक के बाद देखिए कैसे कवि कलाकार से लेकर बॉलीवुड और गायक किशोर कुमार तक आपातकाल के जुल्म का शिकार बने। आपातकाल क्यों लगा? क्या इसलिए कि जेपी ने सेना पुलिस तक से सरकार का आदेश न मानने को कहा था? क्या इसलिए कि बगावत का अंदेशा था? शायद नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के बहुत बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक यह योजना तत्कालीन कानून मंत्री एचआर गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष टीके बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। सारी जो इसकी जो दस्तावेज करने का तरीका, किस बहाना से करना, ये तो पहले से तय था, पर इंदिरा गांधी तैयार नहीं थी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में हारने के बाद इसने सोचा कि अब मैं करूँगी, और अपना जो लोकप्रियता थी उस पर उनको अत्यंत यानी विश्वास था। कहा यह जाता है कि इमरजेंसी लगाई गई जेपी आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की कुर्सी को बचाने के लिए लगाई गई। इंदिरा जिस शॉक ट्रीटमेंट से विरोध शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी की चौकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। एक मरघट की शांति पूरे देश के अंदर स्थापित हो गई, और जेलों में जो लोग बंद थे, मुझे स्वयं 19 महीना जेल के अंदर रहना पड़ा, और हम लोग को लगता नहीं था कब हम छूटेंगे। हम लोग तो हम लोगों ने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा और इमरजेंसी के अंदर, जेल के अंदर बिता दिया। अफसर तानाशाह हो गए थे, पुलिस कुछ भी कर सकती थी किसी के साथ, राजनीतिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद थी, कोई जुलूस नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। विरोध प्रदर्शन का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता को जगाने वाले लेखक, कवि और फिल्म कलाकारों तक को नहीं छोड़ा गया। कहते हैं मीडिया कवियों और कलाकारों का मुंह बंद करने के लिए ही नहीं, बल्कि इनसे सरकार की प्रशंसा कराने के लिए भी विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने फिल्मकारों को सरकार की प्रशंसा में गीत लिखने गाने पर मजबूर किया। ज्यादातर लोग झुक गए, लेकिन किशोर कुमार ने आदेश नहीं माना। उनके गाने रेडियो पर बजने बंद हो गए। उनके घर पर आयकर के छापे पड़े। अमृत नहाटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को सरकार विरोधी मानकर उसके सारे प्रिंट जला दिए गए। गुलजार की आंधी पर भी पाबंदी लगाई गई। ये कि डर छा गया उसकी वजह से,
और संजय गांधी को जब मैंने पूछा कि हाउ वुड यू, ही सेड कि इन माय स्कीम ऑफ थिंग्स इलेक्शन थे ही नहीं 35 साल, तो मैंने कहा क्यों करवाए? कहता वो माँ से पूछा, मेरी उसकी माँ खड़ी थी मिस गांधी बरामदे में, उनके घर में गया था इंटरव्यू करने, तो कहता मैं तो सवाल ही नहीं उठता इलेक्शन का। एक बार इंदिरा ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीने में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक।